हे गाइस, हम चिराग और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने ये चीजें पढ़ी थी। दैट इज डेफिनेशन हमने देखा था ऑस्टियोआर्थराइटिस का। हमने देखी थी टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। थर्ड हमने देखी थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड फोर्थ हमने देखा था द मेजर, जिसमें हमें सबसे ज्यादा टाइम लगा था समझने के लिए, और वो था रिस्क फैक्टर्स। तो अब हम पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 2 में हम तीन मेन चीजें पढ़ने वाले हैं। मैं उनका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है, फर्स्ट इज द टिपिकल एग्जाम फाइंडिंग। टिपिकल एग्जाम फाइंडिंग्स देखेंगे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की। सेकंड हम देखेंगे क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई ऑस्टियोआर्थराइटिस टारगेट सर्टेन जॉइंट्स। ठीक है, ये हम इन तीन चीजों पे हम मेन फोकस रखेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं टिपिकल एग्जाम फाइंडिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। बात करते हैं टिपिकल एग्जाम फाइंडिंग्स की। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था दो मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, और वो दो मेन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? फर्स्ट इज द फोकल नैरोइंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। फोकल नैरोइंग ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। एंड सेकेंड हमने बात किया था ऑस्टियोफाइट ग्रोथ की। किसके बारे में बात की थी हमने? सेकेंड, ऑस्टियोफाइट ग्रोथ की। तो टिपिकल एग्जाम फाइंडिंग में फर्स्टली हम देखते हैं कि फोकल नैरोइंग से हम उसको कैसे रिलेट करते हैं। तो बात करते हैं फोकल नैरोइंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज कैसे अफेक्ट कर रहा है टिपिकल एग्जाम फाइंडिंग को। तो हमें पता है कि इन टिपिकल ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट क्रीपिटस साउंड बहुत ज्यादा आती है। क्रीपिटस साउंड का मतलब क्या होता है मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, नॉर्मल जो जॉइंट होता है, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक है सिंपल नॉर्मल जॉइंट जो है वो, एंड सेकंड वन इज द ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट। सेकंड वन इज द ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट। ठीक है, अब नॉर्मल जो जॉइंट है वहां पर साइनोवियल कंटेंट नॉर्मल है, वहां पर जो मसल की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है। ठीक है, जहां पर जो कॉन्ड्रोसाइट की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट की, तो यहां पर नैरोइंग है, यहां पर नैरोइंग है, यहां पर साइनोवियल कंटेंट में कमी है, यहां पर जॉइंट डिसफंक्शनिंग है, जॉइंट डिसफंक्शनिंग है, एंड यहां पर मस्कुलर डिसफंक्शन है। नॉर्मल मसल जो है वैसा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल हम क्रीपिटस साउंड की होती है। अब नॉर्मल जो जॉइंट होता है उनमें एक प्रॉपर गैपिंग होती है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो स्मूथली परफॉर्म हो सकता है। बट यहां पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज देयर इज नो स्पेस बिटवीन द टू आर्टिकुलर कार्टिलेज। अगर स्पेस नहीं है तो क्या होगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज में स्पेस नहीं है तो क्या होगा? ग्लाइंडिंग मूवमेंट परफॉर्म होगा। ग्लाइंडिंग मूवमेंट कैसा होगा? क्रीपिटस साउंड आती है उससे। ठीक है, तो फर्स्ट इज द क्रीपिटस साउंड जो कि मैंने लिखा। अब ठीक है, सेकंड होता है मसल स्टिफनेस। मसल स्टिफनेस। अब मसल स्टिफनेस ऐसे क्यों आता है? मसल स्टिफनेस का क्या रिलेशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस से? तो सेकंड क्या होता है कि हमें अच्छे से पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट डिसफंक्शनिंग के साथ रिलेटेड होता है। अब जॉइंट डिसफंक्शनिंग होगी तो क्या होगा? मेरे जो बोन है, मेरे जो जॉइंट्स है, वो अगर एक नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो मसल को भी एक नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। बट अगर वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं एंड क्या हो गया? डिक्रीज इन द जॉइंट स्पेस, तो उस टाइम पर क्या होगा? मसल को ओवरवर्क करना पड़ेगा उस सेम जॉइंट लाइन को मेंटेन करने के लिए। और अगर वो नहीं कर पाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा? मसल ओवरफायर होगी, और थोड़े टाइम तक ओवरफायर करने के बाद मसल विल गो इनटू स्पाज्म एंड क्या हो जाएगा? स्टिफनेस आ जाएगी मसल की। ठीक है, थर्ड अब मैं बात करूंगा। फर्स्टली हमने बात की फोकल नैरोइंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज कैसे अफेक्ट कर रहा था। तो अब मैं बात करता हूं ऑस्टियोफाइट कैसे प्ले करता है एक रोल टिपिकल एग्जाम फाइंडिंग में। मतलब क्या क्या फाइंडिंग्स है जो कि हम ऑस्टियोफाइट ग्रोथ फॉर्मेशन से ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था कि फिंगर जॉइंट जो होते हैं वहां पर ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, अगर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट अफेक्टेड है, अगर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट अफेक्टेड है तो उसको हम बोलते हैं हबर्डन नोड्स। हबर्डन नोड्स। और अगर प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट अफेक्टेड है तो उसको हम बोलते हैं बोकार्ड्स नोड्स। बोकार्ड नोड्स।
जैसे स्टडीज में पाया गया है कि हेबर्डन नोड्स जो होते हैं वो बुकार्ड नोड्स से बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, फिर में भी देख पा रहे होगे कि एक्सटेंसर टेंडन ऐसे आ रहा है और कोलेटरल लिगामेंट ऐसे आ रहा है, तो इस टाइम पर एक विंडो क्रिएट हो रही है। अगर विंडो क्रिएट हो रही है तो उस टाइम पर ओस्टियोफाइड ग्रोथ फॉर्मेशन होना बहुत कॉमन है। बट अगर मैं प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल की बात करता हूं तो इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द लेटरल बैंड, इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द लेटरल बैंड। अगर लेटरल बैंड अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको, तो देयर आर टू मिनी विंडोज जहां से ओस्टियोफाइड ग्रोथ फॉर्मेशन हो सकता है, और उसको हम बोलते हैं एपिकल ग्रोथ फॉर्मेशन, एपिकल ओस्टियोफाइड ग्रोथ फॉर्मेशन, ओस्टियोफाइड ग्रोथ फॉर्मेशन। ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि हेबर्डन नोड्स जो होते हैं आर मोर कॉमन देन द बुकार्ड नोड्स। अब इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज यहां पर एक विंडो एग्जिस्ट करती है और उस विंडो को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है एट द प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट बाय द लेटरल बैंड। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। एंड फोर्थ जो हम बात करने वाले हैं इज द जॉइंट डिफ्यूजन। फर्स्ट हमने बात की क्रीपिटस साउंड आती है, सेकंड हमने बात की कि मसल स्टिफनेस है, थर्ड हमने बात की कि ओस्टियोफाइड ग्रोथ फॉर्मेशन जो हेबर्डन नोड्स है एंड ब्रोकार्ड नोड्स है, हम उनके बारे में बात की। और अब हम बात करेंगे जॉइंट डिफ्यूजन की, जॉइंट डिफ्यूजन की। जॉइंट डिफ्यूजन के बारे में ज्यादा स्टडीज नहीं है, बट इट इज शोन दैट कि साइनोवाइटिस जो होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम, उससे इंट्राआर्टिकुलर फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि जॉइंट डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ टिपिकल फाइंडिंग की, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जॉइंट डिफ्यूजन, मैंने आपको बताया कि मसल स्टिफनेस, पेन, ओस्टियोफाइड ग्रोथ, ये सब फैक्टर्स एक चीज को इंक्रीज करते हैं और वो होता है लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो द फिफ्थ थिंग इज द लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, सिक्स्थ हम बात करते हैं टेंडरनेस होता है। टेंडरनेस क्यों होता है? बिकॉज देयर आर मेनी नर्व एंडिंग्स जो कि वहां पे एसोसिएटेड होती हैं एंड दिस विल कॉज पेन एंड टेंडरनेस। तो अब हम बात करते हैं व्हाई ऑस्टियोआर्थराइटिस टारगेट सर्टेन जॉइंट्स, बिकॉज हर एक जॉइंट को इक्वली इफेक्ट नहीं करता ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर मैं बात करता हूं एंकल की, तो देयर आर ओनली 0.1% पीपल ऑफ द इन द वर्ल्ड वाइड जो कि सिम्टोमेटिक, जिनको सिम्टोमेटिक ओए है। ठीक है, अगर उसी तरफ मैं बात करता हूं एंकल की, तो देयर आर 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच इज अफेक्टेड फ्रॉम द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। तो इसको मैं आपको दो चीजों से या फिर दो फैक्टर से समझाऊंगा। फर्स्ट इज द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट एंड सेकंड इज द हाइपोथेसिस। इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द एंकल ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अब मैं आपको दूंगा दो फैक्टर्स जो कि ये डिटरमाइन करेंगे कि व्हाई ऑस्टियोआर्थराइटिस टारगेट्स सर्टेन जॉइंट्स। तो बात करते हैं हम उसकी। तो मैं बात कर रहा था टू फैक्टर्स की। अब वो टू फैक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द न्यूट्रिशनल फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर, एंड सेकंड वन इज द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस ने क्या कहा? हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द ह्यूमन इवोल्यूशन दैट हैव अंडरगोन मेजर चेंजेस इन द ओरिएंटेशन एंड द फंक्शन टू परमिट ओवर द बाइपेडल गेट। और इसी वजह से क्या हुआ कि कुछ जॉइंट जो थे वो एडप्ट नहीं कर पाए एंड अंडर डिजाइन हो गए। अब अंडर डिजाइन हो जाएंगे, अगर अंडर डिजाइन हो गए तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग उतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर उतने अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइम पर उनके कोई भी इंजरी होने के लिए या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के लिए हर एक के चांसेस जो होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं उन सर्टेन जॉइंट्स के, जिनमें जो नेम है वो हैंड, नी, सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन हर एक का है, जो कि जिनमें सबसे ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस भी मिलता है। तो उन्होंने यही कहा था कि जो नॉर्मल जो जॉइंट्स जो अंडर डिजाइन रह गए हैं ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, फॉर एग्जांपल हैंड, नी, सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन, हिप, तो उस टाइम पे उनकी इंजरी होने के चांसेस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो दिस वाज द हाइपोथेसिस एंड सेकंड वन इज द न्यूट्रिशनल फैक्टर। अब न्यूट्रिशनल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है? न्यूट्रिशनल फैक्टर को समझने के लिए देयर वाज अ स्टडी डन टू फाइंड आउट व्हाई ऑस्टियोआर्थराइटिस टारगेट सर्टेन जॉइंट्स। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल लिया नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एंड एंकल ऑस्टियोआर्थराइटिस का।
क्योंकि एंकल ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ओनली 0.1% या लेस देन 0.1% के अंदर एंकल ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टोमेटिक ओए के चांसेस होते हैं। और अगर मैं बात करूं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तो देयर आर 10% पॉपुलेशन विच इज वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड फ्रॉम द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या है ऐसा एंकल जॉइंट में जो कि नी जॉइंट में नहीं है? तो उस स्टडी में ये मिला कि एंकल में हाई सल्फेटेड ग्लाइकोएमिनोग्लाइकेंस का कंटेंट बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू नी जॉइंट। ठीक है, हाई सल्फेटेड गैग कंटेंट। अब ये गैग्स कंटेंट होता क्या है? ग्लाइकोएमिनोग्लाइकेंस कंटेंट। ठीक है, जो कि जॉइंट की शॉक एब्जॉर्बिंग पावर इंक्रीज करता है। ठीक है, प्रोग्रेशनल फोर्स में हेल्प करता है। तो हाई सल्फेटेड गैस कंटेंट जो था वो एंकल जॉइंट में ज्यादा था एज कंपेयर टू नी जॉइंट। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जो कि ये साबित करता है कि व्हाई एंकल इज लेस प्रोन टू ऑस्टियोआर्थराइटिस देन द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि गैग मिलता कहां पे है या ग्लाइकोएमिनोग्लाइकेंस कंटेंट होता कहां पर है। इट इज प्रेजेंट इन द प्रोटियोग्लाइकेंस एंड प्रोटियोग्लाइकेंस हमें अच्छे से पता है कि इट इज प्रेजेंट इन द कॉन्ड्रोसाइट जो कि मेंटेन करता है कैटाबोलिक एक्टिविटी भी एंड द एनाबोलिक एक्टिविटी भी। ठीक है, तो फर्स्ट इज द हाई सल्फेटेड ग्लूकोएमिनोग्लाइकेंस का कंटेंट। सेकंड वन इज द हाई लेवल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। High level of protein synthesis than the knee cartilage was found in the ankle cartilage। तो मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस थी वो भी ज्यादा किसके अंदर थी? एंकल कार्टिलेज के अंदर थी। जो कि हाई सल्फेटेड गैग कंटेंट था वो भी किसके अंदर ज्यादा था? वो भी ज्यादा था एंकल के अंदर। तो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस की। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि पेन वर्सन विद द एक्टिविटी एंड इंप्रूव विद द रेस्ट। बिकॉज कोई भी अगर हम वेट बेरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस टाइम पर आर्टिकुलर कार्टिलेज के बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है। अगर वो कम हो रहा है तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। जो फ्रिक्शन है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन के साथ पेन आएगा। ठीक है, तभी हमारे पास जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे, अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो इट इंड्यूसेस पेन। एंड रेस्ट के साथ वो इंप्रूव क्यों होता है? रेस्ट के साथ वो इंप्रूव इसलिए होता है बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, जनरली होता क्या है ये देखिए कि दिस इज बोन 1 एंड दिस इज अ सेकंड बोन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये जॉइंट हो गया। तो इस टाइम पर क्या होता है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो प्रेशर हमेशा इंक्रीज रहता है। प्रेशर के साथ साथ फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो उस टाइम पर इन्फ्लेमेशन एंड पेन हो जाता है। ठीक है, बट अगर हम जब भी रेस्ट लेंगे तो उस टाइम पर कोई प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है, कोई भी प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है, अगर रेस्ट का मतलब मैं आपको बताना चाहूं तो रेस्ट का मतलब है एक नॉन वेट बियरिंग एक्टिविटी। ठीक है, नॉन वेट बियरिंग एक्टिविटी में कोई प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। और अगर कोई प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा तो बेमतलब जो फ्रिक्शन इंड्यूसिंग जो जॉइंट जो फोर्स लग रहा था वो नहीं लगेगा। और अगर फ्रिक्शन इंड्यूसेस फोर्स नहीं लगेगा तो इट विल इंप्रूव आवर पेन। ठीक है, इंप्रूव क्यों करेगा? बिकॉज देयर आर, पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर नर्व एंडिंग्स थी। नर्व एंडिंग थी तो यहाँ पर क्या आ रहा था? पेन जनरेट हो रहा था जब भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा था आर्टिकुलर कार्टिलेज के बीच में। तो अब कोई भी नर्व एंडिंग नहीं इंपिंज हो रही। अगर नर्व एंडिंग कोई भी इंपिंज नहीं होगी तो क्या होगा? इट विल इंप्रूव द पेन। ठीक है, हम सेकंड बात पे चलेंगे। फर्स्ट क्या था? एक्टिविटी में पेन आएगा एंड इंप्रूव हो जाएगा रेस्ट में। ठीक है, सेकंड इज द मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस लास्ट फॉर 30 मिनट्स। एंड ये एक कोर डिफरेंस होता है बिटवीन रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। बिकॉज जब हम बात रूमेटॉइड अर्थराइटिस की करते हैं 1 आवर तक, 1 आवर से भी ज्यादा का जो स्टिफनेस पीरियड रहता है वो रहता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। बट अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, देयर इज लेस देन 30 मिनट ऑफ स्टिफनेस जो कि मॉर्निंग में रहती है। ठीक है, तो इट इज द मेन कोर डिफरेंस जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मॉर्निंग स्टिफनेस हमेशा 30 मिनट से कम होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। ठीक है, अगर मैं थर्ड बात करता हूं तो इट इज द जेंडर एंड एज।
ठीक है, जेंडर में फीमेल एंड एज में 45 टू 65, जहां पे मेनोपॉजल पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पर बहुत ज्यादा होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस। तो अगर कोई फीमेल आ रही है 45 टू 65 एज की, तो देयर कैन बी इंक्रीज चांसेस कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही पेन हो। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट इज द WBC काउंट। WBC इज काउंट इन साइनोवियल मेम्ब्रेन। WBC काउंट इन साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो अभी आपको पिक्चर दिख रही है उसमें आपको आसानी से पता लग रहा है कि WBC काउंट है वो कितना अफेक्ट डालते हैं, फिर कितना मेजर रोल प्ले कर सकते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट इज द लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट। लिमिटेशन इन रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, लिमिटेशन इन रेंज ऑफ मोशन क्यों आएगा, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो कि हमने पहले बात भी की है कि जॉइंट डिफ्यूजन, इन्फ्लामेशन, पेन, स्टिफनेस, ये सभी लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन को एनहेंस करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट इज द बोनी जॉइंट एनलार्जमेंट। बोनी जॉइंट एनलार्जमेंट, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की है कि ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाती है। ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन को ही हम बोल रहे हैं बोनी जॉइंट एनलार्जमेंट, या फिर कोई कैल्सिफिकेशन हो गई हो, या फिर कोई कैल्सिफिकेशन हो गई हो, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, बोनी जॉइंट एनलार्जमेंट भी हम उसको काउंट करेंगे। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो कि हमें हेल्प कर सकती है क्लिनिकल डायग्नोसिस में। अब हम बात करते हैं डिफरेंट रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की, और डिफरेंट रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हम बात करेंगे एक्सरे, MRI एंड अल्ट्रासाउंड की। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं हम अल्ट्रासाउंड से। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड डिटरमाइंस जॉइंट डिफ्यूजन। जॉइंट डिफ्यूजन को आइडेंटिफाई कर सकता है अल्ट्रासाउंड। ओस्टियोफाइट ग्रोथ फॉर्मेशन या ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, या फिर साइनोवाइटिस, और हम इसको बोल सकते हैं साइनोवियल इन्फ्लामेशन। ठीक है, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं MRI की, तो अगर मैं MRI की बात करता हूं तो इट इज नॉट रूटीनली इंडिकेटेड फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। इट इज वेरी कॉस्टली। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर मैं बात करूं कि अगर हमें इनिशियल स्टेजेस देखने ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो MRI इज द बेस्ट रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ओए है या नहीं है। ठीक है, इन इनिशियल स्टेजेस, इन इनिशियल स्टेजेस। और अगर मैं बात करूं एक्सरे में ओस्टियोफाइट ग्रोथ फॉर्मेशन, ओस्टियोफाइट ग्रोथ फॉर्मेशन हो या फिर जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे से दिख जाते हैं इन सीवियर केस। हम किससे पता चलेगा सिवियरिटी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, हमें पता चलेगा बाय ग्रेडिंग सिस्टम। बाय ग्रेडिंग सिस्टम, अगर ग्रेड 0 to 1 में है तो हम इनिशियल स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस को इस इनिशियल स्टेज बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अगर 3 to 4 है तो हम उसको सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज मानते हैं, अगर 2 है तो इट इज जस्ट मॉडरेट। तो by this grading system you can clearly identify the severity of osteoarthritis. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।